जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे साथी। हर रोज हमें एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ उतरना है साथी। और हमें अपने इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखनी है साथी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने पढ़ा तो है, लेकिन वो रिवाइज में नहीं होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे भूलने लगती है चीजें। तो साथी इसी को मद्देनजर रखते हुए आप प्रैक्टिस सेशन में जरूर जुड़े साथी। हर रोज आपको अलग अलग तरीके के प्रश्नों का संकलन मिलेगा साथी, और वही मिलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो आइए, आज हम लोगों ने इसी श्रृंखला में, आज हमारा ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है साथी। और ऐसे ही आप हमारे चैनल पे मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है साथी, जीएस का भी चल रहा है, हिंदी का तो चल ही रहा है साथी, और रीजनिंग का भी चल रहा है। तो आप सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेटों से जुड़ने का प्रयास करें साथी, और उन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे हैं और देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि महान का उत्तरावस्था क्या होगा साथी। ये उत्तर नहीं, उत्तरा है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये उत्तरावस्था होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा उत्तरा और उत्तमा अवस्था, ठीक है। चलिए, मैं बात करूं आपसे कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, तो आप बताइएगा महान का उत्तरा अवस्था क्या होगा। क्या महत्तम होगा, क्या महानतर होगा, क्या महानतम होगा, या फिर आपके सामने ये क्या होगा साथी, महत्तर होगा। चलिए, हम लोग जानते हैं तीन तरीके की अवस्थाएं होती हैं। एक मूलावस्था होती है साथी। क्या होती है हमारी, एक मूलावस्था होती है। चलिए, एक हमारी क्या होती है साथी, मूलावस्था होती है। और दूसरी क्या होती है हमारी, उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था होती है साथी। और एक कौन सी होती है, उत्तमावस्था होती है। उत्तमावस्था होती है। यानी तीन तरीके की अवस्थाओं के बारे में हमको जानना साथी। जैसे आपने पढ़ा होगा किसमें, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा क्या, फर्स्ट, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से यहाँ आपको पढ़ना क्या, मूलावस्था होगा, उत्तरावस्था होगा और उत्तमावस्था होगा। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं साथी जिसके लास्ट में हम लोग क्या, तर जोड़ते हैं। तर जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं साथी, उत्तरा। और तम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, उत्तमावस्था बनती है। तो आपसे पूछ रखा है कि महान शब्द जो है, इस महान में अगर मैं बात करूं, महान शब्द की हमारी कौन सी उत्तरावस्था क्या होगी। तो मूलावस्था में क्या लिख रहे हैं साथी, महान लिख रहे हैं। उत्तरा में क्या हो जाएगी, महानतर। क्या हो जाएगी, महानतर होगी साथी। और मैं आपसे बात करूं उत्तमा में क्या होगी, तो महानतम हो जाएगी। महानतम हो जाएगी। चलिए, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही साथी होगा। क्या कहीं आपको महानतर लिखा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा, बिल्कुल ही सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा साथी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही होने वाला है। कुछ और शब्दों की अगर मैं बात करूं साथी, आपके सामने न्यून शब्द दिख रहा होगा, विशाल दिख रहा होगा, कठोर, अच्छी, इनका भी लिख करके आप दिखाइए साथी, प्रयास करिए। सेम वैसे हमको बनाना है। तो इसका उत्तरावस्था क्या होगा, न्यून है साथी, तो न्यून का क्या हो जाएगा, न्यूनतर हो जाएगा। ये उत्तरावस्था होगा। फिर क्या होगा, उत्तमावस्था की मैं आपसे अगर बात करूं साथी, तो इसका उत्तमावस्था क्या होगा, तो सेम बना सकते हैं हम लोग, तम जोड़ना है बस, और कुछ करना नहीं है साथी। देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, न्यूनतम हो जाएगा। ऐसे में आपकी बात करूं, विशाल का बनाइए तो क्या हो जाएगा साथी, सेम वही काम करना है आपको, विशाल। और विशाल में हम क्या जोड़ देंगे साथी, तर, तो क्या बन जाएगा, विशालतर बन जाएगा। मैं आपसे बात करूं कि इसका हमारा उत्तमावस्था क्या बनेगा साथी, तो आप बताएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे विशालतम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विशालतम बन जाएगा। चलिए, आगे मैं आपसे बात करूं कठोर का, तो क्या बन जाएगा साथी, ऐसे बनाइएगा इसका, कठोरतर। कठोरतर बनेगा। फिर क्या बनेगा, कठोरतम। क्या बनेगा साथी, कठोरतम बनेगा अगला। आगे अगली बात करूं मैं, अच्छी लिख रखा है साथी, तो क्या इसकी मैं इसमें तर जोड़ूं या कुछ और जोड़ूं, आप बताइएगा मुझे। बताइएगा साथी, इसमें क्या जोड़ा जाए। चलिए, तो अच्छी का हो जाएगा अधिक अच्छी, अधिक अच्छी, अधिक अच्छी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी साथी। क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी। यहाँ पे हम लोग ये नहीं जोड़ सकते क्या, तो ये नहीं जोड़ सकते, तर और तम नहीं जोड़ सकते। बलवान का ऐसे में बनाऊं साथी, तो क्या हो जाएगा, अधिक बलवान। अधिक बलवान। और ऐसे उत्तमावस्था क्या बनेगी, तो अधिक, सबसे अधिक बलवान साथी। क्या बनेगा, सबसे
अधिक बलवान, ठीक है, सबसे अधिक बलवान, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से बनेगा साथी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। इसका मतलब आपको बताना है क्या, आपको बताना है साथी क्या, कि इसमें कौन सा है जो निश्चित संख्यावाचक का भेद नहीं बता रहा है। पहले ऑप्शन में दे रखा है कि कुर्ती के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज्यादा मत ले आना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो ऑप्शन बताइएगा साथी कौन सा होगा। देखिए, कह रहा कि संख्यावाचक विशेषण इसमें से कौन सा है। हम लोग जानते हैं साथी क्या, संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथी, 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक अगर विशेषण की मैं आपसे बात करूं, विशेषण की बात करूं साथी, की संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथी, तो देख लेते हैं। एक तो होता हमारा कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। और दूसरा क्या होता है साथी, तो दूसरा होता है हमारे पास निश्चित संख्यावाचक। कौन सा होता है, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक साथी, ठीक है। तो एक तो होता हमारे सामने क्या, संख्यावाचक होता है। कौन, संख्यावाचक को 2 भागों में बांटते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक होता है। अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें साथी, तो बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैंने अभी इसी प्रश्न में देखा कि सैकड़ों लोग आए थे, हजारों लोग आए थे, ठीक है, कुछ लोग आए थे, है ना, मैक्सिमम लोग आए थे, अधिकतम लोग आए थे, कम से कम लोग आए थे। यानी जहां भी ये फिक्स नहीं होता कि लोगों की संख्या कितनी है साथी, वहां हम क्या कहेंगे, तो वहां कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि निश्चित संख्यावाचक क्या है, तो जहां भी एक पर्टिकुलर नंबर की बात किया जाए, 10, 20, 50, 100, 200, जितने भी इस तरीके की बात की जाए साथी, उन सब के जगह में अगर हम बात करें तो कौन सा होगा हमारा, निश्चित संख्यावाचक होगा। कौन सा विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो साथी आप बताइएगा, यहां पर हमें क्या पूछ रखा था इसने, इसने पूछ रखा था कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक का विशेषण है। देखिए, कह रहा है कि कुर्ती के लिए इसने हमसे अनिश्चित संख्यावाचक का पूछा या निश्चित संख्यावाचक का। चलिए, तो इसने हमसे पूछ रखा है कि निश्चित संख्यावाचक का विशेषण कौन सा होगा। देखिए, नहीं है, ये पूछ रखा है कौन सा नहीं है। तो कुर्ती के लिए 2 मीटर कपड़ा साथी, ये तो फिक्स बता रहा है कि 2 मीटर कपड़ा ही चाहिए, यानी फिक्स वैल्यू आ रहा है, कंप्लीट नंबर आ रहा है। आगे कह रहा है कि 1 किलो आम से ज्यादा मत ले आना, तो भाई फिक्स कह दिया कि 1 किलो आम, यानी पूर्ण संख्या है ये हमारे सामने। इसका मतलब ये तो निश्चित है कि 1 ही किलो ले आएंगे। आगे कह रहा है कि सैकड़ों लोग मारे गए, भाई सैकड़ों लोग मारे गए, ये तो कोई फिक्स बात नहीं हो रही कि कितने लोग थे, बस इन्हें कह दिया कि सैकड़ों लोग। अब कितने थे कोई फिक्स नहीं है साथी। और यहां देखिए ऑप्शन डी में कह रहा क्या, 50 ग्राम चीनी डाल, ठीक है, चाय में डालना। तो साथी फिक्स बात कहां कह रहा है कि 50 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, फिक्स बात है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सही सी होगा, क्योंकि इसने ये पूछा था कि इसमें से कौन सा निश्चित संख्यावाचक का विशेषण नहीं है, ये आपको बताना था साथी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर मैं आपसे विशेषण की बात करूं साथी, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण आपके सामने लिख रहा हूं, विशेषण। देखिए, विशेषण मैंने पहले भी आपको बताया था कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जरा देखिए, ऐसे हम याद रख सकते हैं कि विशेषण में कितने वर्ण आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इसका मतलब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथी, 4 प्रकार के होते हैं, आराम से हम लोग बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 वर्ड आए, इसका मतलब विशेषण 4 प्रकार के। नंबर 1 में बात करूं आपसे, तो गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है साथी, गुणवाचक विशेषण। आप भी कमेंट में करिए साथी कौन कौन से होते हैं विशेषण चारों, अगर आपको पता है तो। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं आपसे साथी, क्या हो जाएगा हमारा, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अगला मैं आपसे बात करूं साथी कौन सा होगा, तो क्या परिमाणवाचक होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए साथी कि क्या इसका परिमाणवाचक उदाहरण होगा। अगला क्या परिमाणवाचक होगा। चलिए अगला क्या होगा साथी, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और अगला क्या होगा साथी, आप बताएंगे। तीसरा होगा हमारा क्या, संख्या, ये सार्वनामिक। क्या होगा साथी, सार्वनामिक। या फिर इसी को निजवाचक में भी रख देते हैं साथी, किसमें, निजवाचक, ठीक है, निजवाचक में हो जाएगा। कैसे इसको याद रखेंगे साथी, जरा समझिए। गुण को हम क्या लिख सकते हैं, जी,
और फिर यहाँ पे है परिमाण, तो 2 नंबर पे लिख सकते हैं साथी क्या, ये 3 नंबर है। जीपी, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यस। जीपीएस का नाम आपने सुना ही होगा साथी, जीपीएस है ना, लोकेशन वगैरह ट्रैक करने के लिए ऑन करते हैं, जीपीएस हो गया। और फिर से आपको एक बार एस कर लेना, जीपीएस, यस, आपको ऑन क्या करना, जीपीएस, यानी कह रहा है कि जीपीएस ऑन करेंगे, जीपीएस, यस। ये क्या होता है, विशेषण होता है साथी। विशेषण 4 प्रकार के, 4 वर्ड आते हैं, इसका मतलब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा क्या, गुणवाचक, दूसरा पी से परिमाणवाचक, अगला यस से क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, और अगले यस से होगा सार्वनामिक या फिर निजवाचक होता है साथी। यानी विशेषण कुल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे साथी, अब जल्द ही आपके सामने ब्रीफ क्लासेस आने वाली हैं, संज्ञा कितने होते हैं तो उसके बारे में बात करें, सर्वनाम कितने होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, सारे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर, पुष्कर, उसके पहले आप साथी मुझे एक बात बताइए, पुष्कर का मेला कहां पे लगता है, इस बात को आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो क्या पुष्कर का अर्थ नदी है, नदी का नाम है, या फिर ये मूसक है, या फिर एक ट्रेन का नाम है, या फिर इसका मतलब सरोवर होता है, इस बात को बताइएगा। चलिए साथी, तो अगर मैं बात करूं सरोवर की, सरोवर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब तालाब भी होता है, तालाब भी होता है, तड़ाग भी होता है साथी, तड़ाग भी होता है, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो पुष्कर कह रहा है साथी, पुष्कर का मतलब ही होता है क्या, सरोवर होता है, सरोवर होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा, डी बिल्कुल ही इसका राइट आंसर होगा। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कर रखा है कि कुछ और भी आपके सामने शब्द हैं, इन शब्दों का अर्थ आपको बताना है कि जिमूत वाहन का मतलब क्या होगा, दरख्त का मतलब क्या होगा साथी, बहुत ही पूछता है। भेषज का मतलब क्या है और हव्य का मतलब क्या है। चलिए, तो जिमूत वाहन की मैं बात करूं साथी तो इंद्र का पर्यायवाची है, इसका इसका मतलब क्या है, ये इंद्र है साथी, इंद्र है, ठीक है। आगे मैं आपसे बात करूं साथी, दरख्त, दरख्त जो होता है इसका मतलब क्या, पेड़ होता है साथी, पेड़ होता है। पेड़ का और क्या होता है, क्या गांच होता है, क्या तरु होता है साथी, क्या तरु होता है, क्या द्रुम होता है साथी, द्रुम होता है। ये सब के सब पेड़ के पर्यायवाची साथी, पेड़ भी आपके सामने लिख रहा हूं, पेड़, ठीक है। तो ये सब, वृक्ष भी होता है साथी, वृक्ष भी होता है, तो ये सब पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। भेषज की आपसे बात करूं साथी तो भेषज का मतलब क्या होता है, औषधि, क्या होता है साथी, औषधि। और औषधि को और किस नाम से जानते हैं, यानी और कोई एक नाम इनका बताइए, तो साथी और नाम होता है इसका क्या, दवाई, ठीक है, दवाई, ठीक है। तो ये सब होता है, भेषज हो गया, दवाई हो गया, ठीक है, औषधि हो गया। हव्य की आपसे बात करूं साथी तो हव्य का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये हव्य का मतलब होता है घी भी होता है, ठीक है, क्या होता है, घी भी होता है साथी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अन्य क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं और क्या है। तो अगले प्रश्न में कह रहा है जटिल का अर्थ बताइए। क्या जटिल का अर्थ होता है, व्यर्थ, या पेचीदा, या गंदा, या फिर असंभव, बताइएगा साथी कमेंट बॉक्स में। चलिए आपको टाइम दे रहा हूं, आप बताइएगा मुझे क्या इसका अर्थ होगा। तो साथी जटिल का मतलब क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किसी चीज की बात हो रही, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बड़ा ही उलझा हुआ बात, अगर बात करें बहुत ही उलझी हुई चीज, इसका मतलब ये पेचीदा बात कर रहा है, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, पेचीदा निकल रहा है, इसका मतलब जटिल का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, पेचीदा होगा साथी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ये बी वाला बिल्कुल ही सही होगा। और अगले, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथी और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए साथी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। क्या कृष्णा सोबती हैं, या फिर मृदुला गर्ग हैं, या फिर इसके बाद यशपाल हैं, इन सब लोगों के बारे में आपको बताना है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं साथी आपसे काशीनाथ की और मृदुला गर्ग की और यशपाल की, यशपाल की कुछ रचनाएं देखिए, जैसे साथी क्या है, दादा कामरेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दादा कामरेड। और आगे मैं आपसे बात करूं साथी क्या, यशपाल की क्या क्या, दादा कामरेड हो गई। और मैं आपसे बात करूं कृष्णा सोबती की कौन सी है बताइएगा, फिर मृदुला गर्ग की बताइएगा, तेरी मेरी, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, ठीक है साथी, क्या, तेरी मेरी उसकी बात, ठीक है। कृष्णा सोबती का बताइएगा आप, मृदुला गर्ग का बताइएगा साथी, ठीक है, कृष्णा सोबती और मृदुला गर्ग का बताइएगा। और इनकी क्या साथी, तो देशद्रोही,
देशद्रोही है, क्या झूठा सच इनकी रचना है? झूठा झूठा सच। बात करो साथी इनकी, झूठा सच बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथी। झूठा सच, झूठा सच। तो इनकी रचनाएं हो गई यशपाल की, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। दादा कामरेड हो गया, तेरी मेरी उसकी बात हो गया, देशद्रोही हो गया और झूठा सच हो गया। ऐसे आप बताइए मृदुला गर्ग के बारे में बताइए साथी, मृदुला गर्ग की कौन कौन सी रचना है? क्या मिलजुल मन इनकी रचना है? क्या चित्त कोबरा है? ठीक है, मिलजुल मन, मिलजुल मन, मिलजुल मन, चित्त कोबरा, चित्त कोबरा, कठ गुलाब, कठ गुलाब। चलिए, और काशीनाथ के बारे में बताइए साथी, काशीनाथ की कोई एक रचना बताइए। तो रेहन पर रघु बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनका, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु इनकी इंपॉर्टेंट रचना साथी, रेहन पर रघु। आगे अगर मैं बात करूं साथी आपसे कि और कौन सी इनकी रचनाएं हैं, तो क्या काशीनाथ का 80 भी इनकी रचनाएं हैं? काशीनाथ का 80, काशीनाथ का, काशीनाथ का 80। ठीक है साथी, काशीनाथ का 80। चलिए, कृष्णा सोबती की बात करो साथी, तो इनकी रचना क्या हो जाएगी हमारी? कृष्णा सोबती की हो जाएगी जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती की रचना है साथी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा साथी, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। ये जितने भी आपको लिखवाया जा रहा है साथी, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कई बार एग्जामों में पूछ रखा है, और यही कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं साथी जो हर बार प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे मैक्सिमम बार इन्हीं प्रश्नों को उठा करके पूछता है। इसलिए यही प्रयास होता है कि आपको पिछले प्रीवियस ईयर का स्टडी करके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं साथी, इनमें इंक्लूड किया जाता है, ताकि आपको आगे भी ये बेनिफिशियल हो। इसलिए इन चीजों को नोट डाउन जरूर करिएगा साथी। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला देखते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कह रहा है कौन सा अलंकार होगा, ये आपको बताना होगा। क्या ये उपमा अलंकार होगा, क्या ये रूपक होगा, क्या ये अनुप्रास होगा, या फिर उत्प्रेक्षा होगा, आपको बताना है साथी। तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया था साथी, कभी भी आपके सामने वाचक शब्द कुछ चीज होती है, उसको समझिए कौन कौन से होते हैं। तो वाचक शब्द इसमें क्या है? सरिस है, सा है, सम है, सरिस है। अगर ये जहां भी आपको दिखेगा, आप तुरंत कहेंगे कि सर ये यहां का अलंकार कौन होगा? उपमा अलंकार होगा। यानी बहुत सारी चीजें हमको नहीं समझनी साथी, बस एग्जाम ओरिएंटेड हमको समझनी, क्या बस हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है साथी। ठीक है, चलिए, तो इसलिए आप जहां भी आपको सासम से समान सरिस दिखेगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जहां आपको मनु मानो जनु जानो दिखेगा, इसका जनहु दिखेगा, इसका मतलब वहां पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा साथी। आगे अनुप्रास कह रहा है, तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है? जहां भी हमको एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा साथी, एक ही वर्ड की आवृत्ति, वर्ड मतलब एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो। जैसे अगर हम लोग बात करें क्या, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, इसका मतलब त वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही, इसका मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए, और आगे मैं बात करूं आपसे यमक अलंकार क्या होता है, तो यमक अलंकार की बात करें साथी, जहां पर एक शब्द जो होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर क्या होगा हमारा? वो तो यमक अलंकार होगा। और साथ में उसके अर्थ क्या होते हैं? दोनों बार क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं साथी, अलग अलग होते हैं, इसका मतलब वहां यमक अलंकार होगा। आपने पढ़ा होगा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना? तो यहाँ पे हमारा यमक अलंकार होगा। तो मैंने चारों ऑप्शन का विश्लेषण किया साथी। आगे देखते हैं क्या रूपक अलंकार कर है। तो रूपक अलंकार का था साथी, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो साथी। मैं आपको लिखता हूं और दिखाता हूं। यहां पे मैंने आपको सामने क्या लिख दिया साथी? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसका परिभाषा होती है साथी क्या? जहां उपमेय में, जहां उपमेय में, फिर से लिखता हूं साथी, जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान का, उपमान का भेद रहित, भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो,
वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब समझते हैं साथी, ये उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान ये क्या चीज होता है, इसको समझते हैं। उपमेय साथी उसे कहते हैं, उपमेय उसे कहते हैं जिसकी हम लोग क्या करें, तुलना करते हैं साथी। और उपमान उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है साथी, वो क्या होता है, हमारा उपमान होता है। यानी अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैं आपसे इस यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं साथी, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। अब देखिए क्या है यहाँ पे साथी, देखते हैं। और सबसे बड़ी ट्रिक एक मैं आपको बता दूं इसको पहचानने की, रूपक अलंकार देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको पहचानना है, सेकंड में आंसर देना साथी। तो जहां भी आपको ये योजक चिन्ह जो दिख रहा है साथी, योजक चिन्ह जहां भी आपको दिखेगा, इसका मतलब आप वहां तुरंत बोलेंगे यहां कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार होगा। अब इसमें अब बात समझ लेते हैं साथी इसके परिभाषा के आधार पे। तो कह रहा है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो साथी, भेद रहित मतलब कोई भेद ही नहीं हो, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया जाता है, वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे इसने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं साथी, क्या लिखा है, मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, चंद्र खिलौना लई हूं, इसका मतलब मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा ही चाहिए। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया वो जो चंद्रमा दिख रहा है ना वो खिलौना है और वही मुझे चाहिए खेलने के लिए। अर्थात यहाँ उपमेय और उपमान में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया साथी, अंतर नहीं रखा गया है। इसका मतलब यहाँ अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा साथी, तो रूपक अलंकार होगा। अर्थात अब यहां पे देख लेते हैं, करा अगले, अब इस प्रश्न में क्या पूछा था कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो हमारा योजक शब्द क्या आ गया साथी, सरिस आ गया। सरिस आ गया, मैंने आपको बोला था जहां भी सा आएगा, सम आएगा, सरिस आएगा, ठीक है, सा सम, ठीक है, से सरिस जहां भी आ गया साथी वहां हम क्या कहेंगे, यहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है साथी। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास के बारे में मैंने बता ही दिया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा साथी, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या चीज है साथी। अगले प्रश्न में देखते हैं, आगे कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 में कि किंचित शब्द का तद्भव आपको बताना साथी, यानी किंचित जो है ये एक तत्सम है, इसका आपको तद्भव बताना है। तत्सम का मतलब होता है साथी क्या, तत्सम का मतलब वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जिस प्रकार से बोले जाते हैं उन्हीं को हम तत्सम बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कुक्कुर, है ना, क्या बात करूं साथी, कुक्कुर, आप अक्सर गांव में इसका यूज करते हैं साथी, लेकिन आपको शायद पता हो ना हो कि हम संस्कृत की भाषा का यूज करते हैं कुक्कुरा। ठीक है, तो कुक्कुर का क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पे हो जाएगा कुत्ता, ये कुत्ता क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा। तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत से वे शब्द जिनका रूप बदल चुका है, बिगड़ चुका है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं साथी। क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछे अगर मृत्तिका का क्या होगा साथी, तो मिट्टी का होता है। आपसे पूछूं गेहूं का क्या होता है साथी तत्सम, तो गोधूम होता है। ठीक है, आपसे कपड़े का पूछूं तो आप करपट बताएंगे साथी। ठीक है, तो बहुत से ऐसे शब्द हैं, गोबर का पूछूं तो आप गोमय बताएंगे। तो तत्सम और तद्भव आपको जानना है। आपके सामने लिखा है किंचित तत्सम इस है और इसका तद्भव बताना आपको, तो क्या कुछ होगा, थोड़ा होगा, लेकिन होगा, या फिर परंतु होगा, आपको बताना है। तो साथी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब क्या होगा, कुछ। क्या होगा साथी, कुछ होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्नों की संख्या साथी 25 है, आप बने रहिए लगातार अंत तक, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने के लिए मिलेगी। तो देखते हैं, कह रहा काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताना साथी, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बड़ा होना इसका होता है, या फिर अगला ऑप्शन देखिए साथी, चलिए बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब, गद्दार होना, भाग जाना, या फिर कलंकित होना। चलिए, तो काफूर होना का मतलब होता है साथी क्या, रफू चक्कर हो जाना, और रफू चक्कर हो जाना का मतलब क्या होता है साथी, भाग जाना, भाग जाना है। ठीक है, मेरे मुन्ने भाग न जाना तुम दूध का कर्ज निभाना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे साथी और देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा।
अन्य कुछ और भी आपके सामने मुहावरे दिए गए हैं साथी, इनका स्पष्ट करिएगा अर्थ। देखिए मुहावरा क्या होता है और लोकोक्ति क्या होता है, दो बातें होती है साथी। मुहावरा जो होता है एक संक्षिप्त होता है, यानी एक कंप्लीट वाक्य नहीं देता है। लेकिन आपसे अगर मैं लोकोक्ति की बात करूं साथी, तो लोकोक्ति एक कंप्लीट वाक्य का निर्माण करता है, यानी ये वाक्यांश नहीं होता है। लेकिन मुहावरा की बात करें साथी, तो ये हमारा एक क्या होता है, वाक्यांश होता है, अर्थात वाक्य का एक अंश होता है, कंप्लीट वाक्य नहीं होता है। और लोकोक्ति जो होती है वो एक कंप्लीट वाक्य होती है साथी। ठीक है, चलिए आगे। तो अन्य कुछ और मुहावरे आपके सामने दे रखे हैं। कह रहा पानी देवा ना नाम लेवा, इसका आपको अर्थ अर्थ स्पष्ट करना साथी कि क्या होगा इसका मतलब। पानी देवा ना नाम लेवा, इसका आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। चलिए, तो क्या होगा बताना है। देखिए आपने सुना होगा क्या साथी, आपने सुना होगा कि रावण के घर पे कोई बचा ही नहीं, यानी पानी देवा ना नाम लेवा वाली कहानी हुई, यानी बिल्कुल ही वंश को समाप्त कर देना, है ना। वंश की समाप्ति क्या हो जाएगा साथी, वंश, वंश की समाप्ति। ठीक है, वंश का समाप्त होना, समाप्त होना। इसका मतलब कोई बचा ही नहीं साथी वहां पे कि जो इस तरीके का काम करे, पानी वगैरह दे। हाँ, ये बस अर्थ अर्थ ही आपका स्पष्ट है यहां से कि पानी देवाना नाम लेना, वंश का समाप्त होना। चलिए अगले में कह रहा है कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना। बताइएगा साथी, तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, फिर बात करते हैं। पानी में क्या हुआ। चलिए बताइएगा। चलिए सॉरी, चलिए आगे हम देखते हैं। तो कह रहा है टेढ़ी उंगली से घी निकालना, तो इसका मतलब क्या होता है, बलपूर्वक कार्य निकालना, बलपूर्वक कार्य निकालना, बलपूर्वक कार्य निकालना। चलिए आगे कह रहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका क्या होगा साथी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या होता है, छल कपट, छल कपट, छल कपट हमेशा नहीं चलता, छल कपट हमेशा नहीं चलता, छल कपट हमेशा नहीं चलता साथी। अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा लाल पीला होना, है ना, कोना नहीं साथी, इस बात को आप जान लेंगे, ये कोना नहीं है, लाल पीला होना। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना साथी कि इसका अर्थ क्या होगा। मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना साथी कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए बताइएगा साथी, लाल पीला का अर्थ क्या होगा। क्या बहुत क्रोध होना होगा, या फिर बिल्कुल बदल जाना होगा, या फिर अत्यधिक घमंड होना होगा, या लाल और पीला होना होगा साथी। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका अर्थ क्या होगा। चलिए, तो स्पष्ट दिख रहा साथी क्या, लाल पीला होना आपने गांव में अक्सर देखा होगा या कहीं भी देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग ताऊ लोग होते हैं ना, अगर शादी वादी में आप चले जाइए, देखिए थोड़ा सा अगर जो नए युग के लोग हैं, यानी नए युग मतलब नए नवयुवक जो है साथी, थोड़ा डांस वांस में काफी मस्त रहते हैं। और जैसे ही डांस ज्यादा करने लगे, तब तक ताऊ जी या फिर फूफा जी या फिर मामा जी आते हैं, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कब से डांस कर रहे हो, पूरे मतलब लाल पीले हो जाते हैं एकदम। हाँ, तब तक उधर से दूसरा दूसरा, अरे फूफा जी तो लाल पीले हो रहे हैं यार। लाल पीला होना मतलब क्या, बहुत क्रोध होना, है ना, बहुत ही क्रोधित होना कि यार कब से कर रहे हो तुम लोग, जल्दी चलो बारात भी लेकर के जानी है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है साथी। चलिए, तो इसका मतलब लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत क्रोध होना। बिल्कुल ही होगा साथी, बहुत ही क्या होना, क्रोध, बहुत ही क्रोधित होना होना चाहिए था साथी। इसको आप स्पष्ट कर लेंगे साथी, क्या होगा, बहुत ही क्रोधित होना। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा साथी, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा बिल्कुल ही सही होगा, है ना, बिल्कुल ही सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और कह रहा है विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, तो इसमें आपको बताना साथी, क्या पुल्लिंग तेजस्वी होगा,
या फिर यहां पे क्या होगा, हंसिनी होगा, या फिर यहां पे क्या होगा साथी, या फिर यहां पे क्या होगा, आप बताइएगा। क्या तेजस्वी होगा, तेजस्विनी होगा, या हंसिनी होगा, या फिर नदी होगा, आपको बताना है। चलिए चलिए देखते हैं साथी। तो तेजस्वी जो होता है ये हमारा पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन तेजस्वी का स्त्रीलिंग क्या बनता है साथी, तो तेजस्विनी बनता है। अगर मैं आपसे विद्वान की बात करूं कि विद्वान का क्या बनता है साथी, विद्वान का क्या बनता है, विद्वान का, तो आप बताएंगे क्या, विदुषी। क्या बनेगा साथी इसका स्त्रीलिंग, तो इसका स्त्रीलिंग जो बनता है वो विदुषी बनता है साथी, बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्वान का क्या होगा, विदुषी होगा। ठीक है, आगे करा हंसिनी, तो हंसिनी साथी क्या है, ये स्त्रीलिंग है, और इसका शब्द, इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो हंस होगा साथी, बिल्कुल सही। नदी क्या है, नदी, तो नदी भी स्त्रीलिंग है साथी, इसको याद रखिएगा कि नदियों के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, अनाजों के भी नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आप ऐसे मूंग के बारे में बताइएगा साथी क्या होगा। ठीक है, तो अनाजों के नाम जो होते हैं ये क्या होते हैं, सॉरी, अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं साथी। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मूंग वगैरह। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। चलिए आपसे बात करूं कि अगर तिथियों के नाम अक्सर क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं साथी। तिथियों के नाम भी अक्सर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम भी अक्सर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, इस बात को याद रखिएगा साथी। और आगे हम लोग देखते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथी, तेजस्वी होगा, तेजस्वी होगा, तेजस्वी होगा, बिल्कुल अगला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते साथी, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। चलिए, कुछ और भी आपके सामने शब्द इसने लिख रखा है साथी, क्या अन्य शब्दों का स्त्रीलिंग बताइए। तो अभिनेता का क्या होगा, शिक्षक का क्या होगा, आचार्य, प्रबंधनकर्ता, दाता, सम्राट, ये बताना आपको साथी। देखते हैं, देखिए जिसके भी लास्ट में आपको ता आता साथी, तो उसका स्त्रीलिंग जब भी बनाते हैं तो त जो होता है वो त्र में बदल जाता है, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा साथी। तो अभिनेता का क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। क्या हो जाएगा साथी, अभिनेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। आपसे बात करूं शिक्षक का क्या होगा साथी, तो शिक्षिका, 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 है ना, स्कूल वाली मैडम जो होती थी हम लोगों के साथी, तो शिक्षिका। ठीक है, बड़े ही जबरदस्त चपाटे मारती थी मैडम, है ना, बढ़िया से धोती थी। लेकिन अब तो बहुत ही चेंज हो चुका है साथी, बहुत ही कम अब मारपीट हो रही बच्चों के और शिक्षकों द्वारा, है ना, बहुत सारी चीजें। क्योंकि हमने आरटीई के बारे में अगर देखें तो आरटीई ने बहुत सारी चीजें ऐसी ले आ दिया ताकि शिक्षकों को मारने पीटने में सीमित कर दिया साथी, बहुत सारी चीजें। चलिए आचार्य की बात किया जाए अगर साथी, आचार्य क्या क्या हो जाएगा, तो आचार्य क्या हो जाएगा, आचार्य, है ना, आचार्य। इनको भी साथी देखिए, हमारे स्कूल में जो होते थे आचार्य जी हम लोग नहीं कहते थे, लेकिन उनको क्या कहते थे, आचार्य जी बोलते थे साथी, यानी पिकल। इंग्लिश की बात करूं तो पिकल यानी आचार्य जी बोलते थे, है ना, क्योंकि हम लोग सम से तद्भव बना दिए थे उसको, है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था साथी, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता था कि आचार्य और आचार में अंतर क्या है ना, लेकिन अब इन चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। तो आचार्य हो जाएगा साथी, आचार्य का। ठीक है, प्रबंधन करता है, मैंने आपको बताया जब भी ता लास्ट में आता तो उसका त्र बनता है साथी, तो क्या बनेगा इसका, प्रबंधन कर्त्री बन जाएगा, प्रबंधन कर्त्री बन जाएगा, प्रबंधन कर्त्री। चलिए आगे देखते हैं, दाता है साथी, इसके भी लास्ट में ता आया है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, दात्री बन जाएगा, बिल्कुल ही दात्री बन जाएगा। आगे मैं आपसे बात करूं सम्राट, सम्राट का क्या बनता साथी, तो साम्राज्ञी बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिया, देखिए प्रिया खुद ही स्त्रीलिंग है साथी, ये प्रिया है, और प्रिया का पुलिंग अगर मैं बात करूं तो इसका पुलिंग क्या बनेगा साथी, पुलिंग क्या बनेगा, तो इसका पुलिंग जो होता है वो प्रिय बनता है ना, प्रिया। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, है ना, तुम नई विदेशी मिक्सी हूं, मैं तो गांव का सिलबट्टा हूं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, एकाकी का बताइएगा साथी, एकाकी का क्या बनेगा, एकाकी का जो होगा एकाकिनी, क्या होगा साथी, एकाकिनी बनेगा। क्या बनेगा, एकाकिनी बनेगा, एकाकिनी। सांप का बताइएगा साथी, सांप का क्या बनेगा, तो सापिन। क्या बनेगा साथी, सापिन। ठीक है, क्या बनेगा, सापिन बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, अगला क्या है। वह कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में कह रहा, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। यानी आपको यहाँ पे बताना कि कौन सा काल होगा साथी, क्या ये सामान्य वर्तमान काल होगा, सामान्य भूतकाल होगा, या सामान्य भविष्य काल होगा, या अपूर्ण वर्तमान होगा, बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, तो जहां भी आपको साथी लास्ट में दिख जाए कि ता है, ठीक है, आराम से इस चीज को याद रखिएगा, ता है, फिर आपको दिखे क्या, ती है,
या आपको दिखे साथी क्या ते हैं, ठीक है, ते हैं। जहां भी ये दिखेगा हम तुरंत कहने वाले हैं ये सामान्य और कौन सा वर्तमान काल है साथी। सामान्य का कौन सा वर्तमान है, और आराम से हम लोग ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं, सामान्य वर्तमान का मतलब ऑप्शन नंबर ए लगेगा, बिल्कुल ही सही। सामान्य भूत की बात करें साथी तो ता था ती थी ये सब आएंगे, या ये जहां भी आएंगे अंत में आप सामान्य भूत कहेंगे। सामान्य भविष्य की बात करें तो गा गी गे जहां भी आएगा अंत में साथी, जैसे राम कल घर जाएगा, मोहन कल आएगी, मोहन कल आएगा, है ना, बहुत सारे ऐसे वाक्य बन सकते हैं जिसमें गा गी गे लास्ट में आएगा, इसका मतलब वो सामान्य भविष्य होगा। और अगर अपूर्ण वर्तमान की बात करें साथी तो काम कंप्लीट नहीं होगा, अर्थात इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जरूर ही आएगा। क्या आएगा साथी, रहा है, रही है, और क्या आएगा तो रहे हैं। जहां भी ये साथी आएगा आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहा है। यानी रहा रही जहां भी आए अपूर्ण, अगर लास्ट में है आ रहा है तो वर्तमान होगा, था आएगा तो क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा। ठीक है, आराम से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। और गागी गे आएगा तो साथी क्या होगा हमारा अपूर्ण, फिर उसके बाद किसमें चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। इसका मतलब सुप्त का आपको क्या बताना है साथी, तो सुप्त का आपको बताना है विलोम। विलोम अपोजिट बताना, बताइएगा साथी इसमें से क्या होगा, क्या जागृत होगा, क्या जागृत होगा, या गर्मी होगा, या सोना, या फिर स्वर्ण, बताइएगा। चलिए साथी देखते हैं। सुप्त का मतलब होता है क्या, सोना। आपने साइंस में पढ़ा होगा, मैं भी साथी, कि सुसुप्तावस्था क्या होती है। सुसुप्तावस्था का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डॉर्मेंसी भी बोलते हैं साथी। यानी कुछ ऐसे ऐसे कुछ सीड्स होते हैं हमारे सामने, जैसे बहुत जितने भी सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब शुरू टाइम में हम लोग किसी खेत में से अगर ले आते हैं, यानी पकी हुई फसल के सीड्स को निकाल के ले आए साथी, और उसको कहीं पे हम उसकी बुआई कर दें, तो उसमें जो जर्मिनेशन होता है साथी, यानी जो सीड्स का जर्मिनेशन जमने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही स्लो होती है, यानी कि बहुत ही कम सीड्स एक आधी उसमें से निकलते हैं, मैक्सिमम सीड्स नहीं जमते। इसका कारण ये है कि उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेज होता है साथी, जो एंजाइमेटिक चेंज होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो सुसुप्तावस्था में होते हैं उस समय में। और कुछ एक लंबे समय के बाद वो क्या होते हैं, फिर से उनके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल होते हैं साथी, आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में आपको पीले पीले बड़े बड़े से मेंढक आपको दिखाई देते हैं, लेकिन अभी इन दिनों में आप देखेंगे, ठंडी के दिनों में देखेंगे तो नहीं दिखते हैं, वो भी चले जाते हैं कहां, सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं साथी। वो अर्थ जो होती है, जो सॉइल होती है उसके नीचे जाते हैं, आराम से अपना बरसात में पूरे फूड मटेरियल अपने बॉडी में वो स्टोर कर लेते हैं, और फिर एक लंबे समय तक वो डॉर्मेंसी के थ्रू अंदर पड़े रहते हैं साथी। ठीक है, तो उसको सुसुप्तावस्था बोलते हैं, यानी सोने की अवस्था को ही हम सुसुप्तावस्था बोलते हैं साथी। तो आप बताइएगा क्या कि सुसुप्तावस्था का विरुद्धार्थी क्या होगा, क्या जागृत होगा, क्या गर्मी होगी, क्या सोना होगा, या फिर स्वर्ण होगा। चलिए, सुसुप्तावस्था का मतलब, इसका मतलब आप जान चुके होंगे साथी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए होगा, जागृत। जागृत, सुप्त, जागृत। ठीक है, और दोनों ही जाएंगे साथी किसमें, आप देखेंगे दोनों ही लगभग संस्कृत के शब्द यानी तत्सम शब्द दिख रहे हैं, आसानी से पहचान सकते हैं कि इसका क्या होगा, जागृत होगा साथी। ना तो गर्मी होगा, ना तो होगा सोना, और ना ही होगा स्वर्ण। ठीक है, गर्मी का अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा अपोजिट, ठंडी। ठीक है साथी, ठंडी बनेगा। और आगे चलते हैं। आगे कह रहा कि अन्य कुछ शब्द भी दिए गए हैं जिनके आपको विलोम लिखना है, तो देख लेते हैं साथी। पहले लिख रखा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं साथी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी का मतलब होता है बहुत सारी चीजें ना, जैसे बड़बड़ाहट में बहुत सारी चीजें क्या करती है, बोल दी जाती है, वो सारी चीजें होती है। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बहिर्मुखी इसका होगा, बहिर्मुखी। ठीक है, चलिए आगे मैं आपसे बात करूं, आध्यात्मिक कह रहा है कि आध्यात्मिक का क्या होगा साथी, तो आध्यात्मिक का होता है विलोम भौतिक। भौतिक, बड़ा ही शब्द बढ़िया अच्छा है, आध्यात्मिक। आगे लिखा अतल। अतल का क्या होगा साथी, तो वितल। अतल का क्या होगा, वितल होगा, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहा ओजस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है साथी जो चमक, जिसके चेहरे पे जबरदस्त चमक दिखे, और जबरदस्त चमक दिखे अर्थात उसी को हम क्या बोलेंगे, ओजस्वी बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें किसकी, शिकागो में भाषण देने वाला कौन,
बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके साथी। वो एक व्यक्ति ओजस्वी व्यक्ति दिखता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा, यानी जिसके अंदर चमक हो एक अच्छे तरीके से, लेकिन चमक को ही कांति भी कहते हैं साथी। तो ओजस्वी का विपरीत क्या होगा, कांतिहीन, यानी जिसके अंदर चमक अब नहीं है, जैसे आज के 99% युवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कांतिहीन, कांतिहीन, ठीक है, कांतिहीन। चलिए आगे देखते हैं। कर्कश, कर्कश का क्या हो जाएगा साथी, मधुर, है ना। कोई चीज हमें कर्कश लगती है, लेकिन क्या होती है फिर, कुछ आवाज ऐसी होती है जो कर्कश होती है, लेकिन कुछ आवाज आपको क्या लगती है साथी, मधुर भी लगती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी आवाज आपको मधुर लगती है। चलिए, गौड़ की अगर मैं बात करूं साथी, गौड़ का मतलब होता है क्या, अन्य, अन्य। लेकिन किसी चीज की मैं बात करूं, गौड़ का क्या होगा, प्रधान, यानी मुख्य। मुख्य क्या है, मुख्य का अपोजिट क्या होगा साथी, गौड़ यानी अन्य, सामान्य, है ना। और प्रधान की बात करूं तो मुख्य, यानी इसका क्या बनेगा हमारा साथी, प्रधान बनेगा, मुख्य बनेगा, प्रधान बनेगा। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है साथी, कई बार इसको पूछ रखा है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा, लोकोक्ति में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से आपको सही उक्ति का चयन करना साथी। बताइए, क्या उसे लोकोक्ति कहते हैं, क्या उसे मुहावरा कहते हैं साथी, या फिर उसे विशेषण कहते हैं, या फिर उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आपको बताना साथी, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए, नाम से ही स्पष्ट है साथी, लोक में प्रचलित उक्ति मतलब उसी को क्या कहते हैं, हम लोकोक्ति कहते हैं साथी। और मैंने पहले भी आपको बताया, लोकोक्ति जो होती है एक कंप्लीट वाक्य होता है, जबकि मुहावरा एक हमारा वाक्यांश होता है। इस बात को याद रखिएगा साथी, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, लोकोक्ति। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला बिल्कुल ही सही होगा दोस्त, ए वाला बिल्कुल सही होगा। क्या मुहावरा होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। विशेषण होगा, नहीं होगा साथी, विशेषण भी नहीं होगा। क्या सर्वनाम होगा, नहीं होगा। सर्वनाम की बात करूं साथी तो 11 होते हैं कुल। कौन कौन होते हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, आगे मैं बात करूं आपसे कि विशेषण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं साथी। जीपीएस, यस। कौन कौन, गुणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, और सार्वनामिक, या फिर इसी को निजवाचक भी बोलते हैं साथी। इसका मतलब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। देखिए, कह रहा, थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करें, यानी थोथा चना और बाजे घना। देखिए, शॉर्ट दिख रहा है साथी, शॉर्ट दिख रहा है, कंप्लीट वाक्य अपने आप में ये नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, मुहावरा है। अभी हमने पीछे पढ़कर आया। तो कह रहा, क्या दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, चने का बजाना, ठीक है, या फिर चांदनी रूपी खिलौने से खेलना, या फिर साथी क्या होगा, बहुत आवाज करना। कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्ट इसका अर्थ आपको जो जैसे दिखे ना, बजना बजाना, ये बिल्कुल भी नहीं होता मुहावरे का। आप बहुत ही आसानी से यानी इन चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि अब बहुत बार ये क्या करता है, आपसे बहकाने का प्रयास करता है साथी ऑप्शन के माध्यम से। देखिए, तो इसका आपको अर्थ समझना कि क्या, देखिए कह रहा है कि दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। थोथा चना बाजे घना मतलब जिसमें, ऐसे चने की मैं बात करूं साथी जिसमें आप देखेंगे चने जो ज्वाइंटेड भी होते हैं, एक में दो होते हैं, यानी जो घटिया क्वालिटी के चने के बीज होते हैं उसमें कम उत्पादन होता है साथी। तो उसी को कह रहा है कि ऐसे चने आप ऐसे हिलाएंगे ना तो ठीक ठाक बचता है। इसका मतलब आपको लगेगा कि चने की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, लेकिन क्या होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो हमें इसका अर्थ समझना क्या होगा साथी, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, यानी बस देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन वास्तव में उसमें प्रोडक्शन कम था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा बिल्कुल ही सही होगा साथी, बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, कुछ और भी मुहावरे साथी आपके सामने रखा है। आटे दाल का भाव पता होना, ढाक के 3 पात, इन सब का भी आपको स्पष्ट करना है क्या होगा। चलिए, तो आटे दाल का भाव पता होना मतलब होता है कष्ट का अनुभव होना। क्या साथी, कष्ट का अनुभव होना, अनुभव होना, अनुभव होना। चलिए आगे देखते हैं। ढाक के 3 पात मतलब होता है साथी क्या, सदा एक सी स्थिति में बरकरार रहना। ठीक है, सदैव, सदैव एक सी स्थिति में रहना, स्थिति में रहना। चलिए अगले ऑप्शन में क्या कह रहा है साथी, अगले में कह रहा है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो दुनिया, यह देखो कुदरत का
खेल। वाह क्या बात है, आज के जमाने में बिल्कुल सूट करती हुई है साथी ये मुहावरा, है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय स्थितियां काफी बदल चुकी हैं साथी, बहुत बहुत सारी चीजें आपको बताने, है ना? आप सब कुछ जान रहे हैं साथी, बताने वाली सी बात नहीं है ये, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, है ना? और अब लगता ऐसा है साथी कि धीरे धीरे ना अब बहुत बड़ी एक क्रांति की जरूरत है साथी, बिना क्रांति के चीजें सुधरने वाली नहीं है, है ना? और जगह जगह क्रांति अब धीरे धीरे एक अन्य तरीके का रूप लेना शुरू भी कर दिए हैं साथी, जो कि हमारे समाज के उत्थान के लिए, जो हमारे इस लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है साथी। लोकतंत्र है तभी हम और आप हैं, अगर जिस दिन लोकतंत्र खतरे में हुआ साथी, उस दिन हम और आप भी खतरे में आ जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था साथी कि इस बात को हम जरूर ध्यान देंगे और बढ़िया से, अब चुनाव हमारे सामने है साथी, एक हमें नए तरीके की सरकार बनाने या फिर अपने एक नए अनुभव को यहाँ पे लाने की जरूरत है साथी। तो इन चीजों से आप रूबरू हैं, बहुत सारी चीजें मैं नहीं कहूंगा आपको, लेकिन हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है जो रोजगार का विरोधी होगा साथी, जो रोजगार का विरोधी होगा हम लोग उसके विरोधी जरूर बनेंगे साथी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। यानी आपके पास योग्यता की कमी नहीं है साथी, भरमार योग्यता है, लेकिन फिर भी आप किसी व्यवस्था के कारण, किसी मजबूरी के कारण आप निम्न कोटि का काम कर रहे हैं साथी, निम्न स्तर का काम कर रहे हैं, है ना? उसी का अर्थ क्या होगा? पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका मतलब योग्यता होने के बावजूद भी निम्न स्तर का कार्य करना। मैं लिख रहा हूं साथी यहां पे, योग्यता, योग्यता होने के बावजूद निम्न स्तर का कार्य करना, निम्न स्तर का कार्य करना। ठीक है, तो योग्यता होने के बावजूद भी निम्न स्तर का कार्य करना, इसका मतलब पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल साथी। बहुत ही सटीक बैठ रही है। और हमारे जो मंत्री जी लोग हैं, जो नेताजी लोग हैं ना, जो सफेद पोशाक लोग हैं, कि पता चलता मैक्सिमम जो है अंगूठे छाप हैं साथी, फिर भी क्या है, बिना योग्यता के ही वो एकदम ऐशो आराम से चल रहे हैं साथी। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए साथी तो, है ना, ये रोडपति हुए हैं लेकिन अंगूठे छाप करोड़पति हुए हैं साथी। इस बात को हमें और आपको समझना होगा। युवा पीढ़ी ही इस समाज को एक नया आयाम दे सकती है साथी, इसलिए बिल्कुल ही हम लोग बहुत ही समझदारी और सारी चीजों को देखते हुए हम अपने बहुमूल्य वोटों का इस्तेमाल करने वाले हैं साथी। इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा और हम भी, और सभी लोग इस चीजों को, इस कड़ी में जुड़ेंगे साथी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता। वाह क्या बात है साथी। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए, है ना? और आज के युवा की मैं बात करूं साथी, प्रेम ना देखने, वाह सर मुझे उस लड़की से प्रेम हो गया। अरे बेटा तुम्हारी गलत फहमी है, प्रेम व्रेम कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ है बेटा, याद रखो इस बात को, है ना? जिस उम्र में आप इस कंडीशन में हैं साथी, इस चीजों में लगे हुए हैं, आप अगर उस उम्र में किताबों से आप अगर प्यार कर लेते हैं साथी, तो ऐसे वैसी पापा की परियां पता नहीं कितनी आपके आगे पीछे दौड़ते रहेंगी साथी। लेकिन याद रखिए अभी हमारा काम वहां नहीं, अभी हमें किताबों से प्यार करना है, कॉपी से प्यार करना साथी। वो समय भी आएगा जब हमें उधर चलना होगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? कह रहा कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। इस वाक्य का काल पहचानिए। तो आपको क्या ये सामान्य वर्तमान काल दिख रहा है, या फिर अपूर्ण वर्तमान, या पूर्ण वर्तमान, या फिर सामान्य वर्तमान दिख रहा है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि जहां भी लास्ट में ता है, ती है, ते है, ते साथी वहां वर्तमान होता है। और कौन सा? सामान्य वर्तमान होता है। कह रहा क्या ये अपूर्ण वर्तमान है? नहीं, अपूर्ण का मतलब तो रहा है, रही है, रहे हैं, जहां भी आएगा साथी वहां अपूर्ण होगा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का काम जो हो चुका होता है उसको बताता है साथी। ठीक है, और सामान्य भूत का मतलब तो ता था, ती थी, ये, या, ये सब चीजें आती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा साथी? सामान्य वर्तमान काल वाला होगा। बिल्कुल ही सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं साथी, अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संगम, ये अलग अलग शब्द हैं साथी, यहाँ पे मैं कॉमा आपको लगा दे रहा हूं, अलग अलग ये शब्द हैं, इस चीज को आप समझिएगा। संगम हो गया, और इसके बाद संवाद हो गया, संतोष हो गया, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में आपको बताना है उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बताना?
क्या सड़ है, सन है, सम है या फिर सत्र है, ये आपको बताना है साथी। बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो साथी उपसर्ग क्या होते हैं, इस बात को हमने हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अगर मैं उपसर्गों की आपसे बात करूं तो हमारे हिंदी भाषा में उपसर्गों की कुल संख्या की बात करें साथी तो क्या 22 होते हैं। इस बात को यस या नो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। क्या उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है? ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने साथी आपको बताया था। उपसर्ग जो होते हैं ये हमारे शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं। इस बात को मैंने बार बार आपको बताया। क्या साथी? शब्दांश होते हैं। और मैंने देखा था प्रीवियस कुछ एग्जामों में इसने यही पूछ लिया था, उपसर्ग क्या है। पीछे और ऑप्शन में दिया था, शब्द था, शब्दांश था, और फिर मुहावरे दे दिया है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ये हमारे कंप्लीट जो होते हैं, है ना, ये लोकोक्ति। तो ऐसे कुछ ऑप्शन ने दे रखा था साथी। इसका मतलब आपको याद रखना है क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, ना कि शब्द होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं। और उपसर्ग में मैंने बोला था ऊ से उपसर्ग, ऊ से हम लगभग लोग मिलता जो आगे वाला शब्द याद रख सकते हैं। यानी उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। प्र से प्रत्यय होता है और प से पीछे होता है साथ ही। इसका मतलब प्रत्यय कहां लगते हैं? पीछे लगते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सम जो हमारे सामने दिख रहा, संगम लिख रखा साथी, इसमें मैं अगर इसको तोड़ूं तो सम धन गम की बात करूं साथी तो क्या बनेगा? ये संगम बनेगा। क्या बनेगा? संगम बनेगा। संगम, गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल क्या संगम कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संवाद है साथी, इसको भी अगर मैं तोड़ू तो समधनवाद बनेगा, समधनवाद बनेगा। और क्या बनेगा साथी? संवाद बनेगा, संवाद बनेगा। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करूं संतोष, संतोषम परम सुखम। ठीक है, तो समधन तोष, समधन तोष क्या बनेगा साथी? ये संतोष, संतोष बिल्कुल ही बनेगा। क्या साथी? संतोष बनेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पूछ रखा कि इसमें प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है, तो साथी अब आप समझ चुके होंगे क्या बनेगा। ये सम बनेगा, सम बनेगा, सम बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा से एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए और भी कुछ इसने शब्द दे रखा करा कि इनके भी उपसर्ग आप बताइए साथी। इन प्रश्नों, देखिए जो जो शब्द लाया गया साथी बड़े ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जामों में पूछा हुआ है, इसलिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहीं नोट डाउन करेगा साथी। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए चीजें तैयार की जाती हैं, खोजी जाती हैं, प्रीवियस एग्जाम का स्टडी किया जाता है साथी, फिर इसको यहाँ पे लाया जाता है। देखिए आगे कह रहा है दुरात्मा में क्या होगा साथी, तो दुरात्मा में हम उपसर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा क्या? दूर। आगे मैं आपसे प्रति उत्तर की बात करूं साथी तो क्या बनेगा? प्रतिधम उत्तर, यानी प्रति जमा उत्तर बनेगा साथी। इस बात को याद रखिएगा, प्रति जमा उत्तर बनेगा, प्रति जमा उत्तर बनेगा। दूरधन आत्मा बनेगा साथी, यानी जो बुरी आत्मा हो। प्रगति की मैं बात करूं साथी आपसे तो प्रधन गति बनेगा। क्या बनेगा? प्रधन गति बनेगा। कुख्यात की बात करूं साथी तो कुधन ख्यात, कुधन ख्यात हो जाएगा साथी। आगे मैं आपसे बात करूं भर पेट, भर धन पेट, भर धन पेट। ठीक है, आगे मैं आपके बात करूं साथी पराक्रम दिया है, तो पराक्रम मतलब होता है पराधन क्रम। आगे खुश खबरी, इसका मतलब साथी क्या हो जाएगा? खुश, खुश और प्लस में क्या हो जाएगा? खबरी, खबरी लाल। ठीक है, आगे देखें। बेइज्जत, इसमें क्या होगा साथी? बेधन इज्जत। तो अरबी फारसी के ये होते हैं उपसर्ग। ठीक है, ये अरबी फारसी का उपसर्ग है साथी, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हो गए हमारे क्या उपसर्ग। इनमें कौन कौन से हैं मैंने आपके सामने लिखा साथी। ये पहले वाले जो है हमारे ये वाक्य शब्दांश हैं, और ये क्या कहलाएंगे साथी? ये कहलाएंगे हमारे क्या? ये कहलाएंगे हमारे उपसर्ग। क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। लेकिन ये देखिए कंप्लीट शब्द हैं, ये कंप्लीट शब्द हैं, ये कंप्लीट शब्द हैं, ये कंप्लीट शब्द हैं साथी, इस बात को याद रखिएगा। यानी शब्दों के पहले जब ये लगते हैं तो वो हमारा क्या होते हैं? वो उपसर्ग होते हैं, और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं साथी। ये हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों की कुल संख्या आपसे पूछे तो 22 बताएंगे साथी। कितने बताएंगे आप? 22 बताने वाले हैं कि उपसर्गों की संख्या 22 होगी। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और क्या चीज होती है। तो जिस भी शब्दों में उपसर्ग लगे होते हैं साथी, उन सभी में अगर मैं आपसे समास पूछूं साथी तो समास कितने कौन सा होता है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास होता है। जहां पे शब्द रिपीट होते हैं साथी 2 बार, दिनों दिन, रातों रात, है ना, इन चीजों में भी वहां पे हाथों हाथ, इन सब में क्या होता है साथी? तो अव्ययी भाव समास होता है। इस बात को आप बखूबी जानते होंगे, और इस पे मैं कंप्लीट वीडियो आपको लाने वाला हूं साथी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ऐसे ऐसे वीडियो लाने की जरूरत आपको लग रही है साथी, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं।
और देखते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, यानी किसी का पति कई साल से विदेशों में था भाई, कई सालों के बाद लौटा है। अब देखते हैं। अच्छा ये बताइएगा मुझे, जिसका जिसका पति विदेश से लौटा उसको क्या कहते हैं साथी? एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द तो आगत पतिका बोलते हैं, इस बात को आप जानते होंगे साथी। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, आपको विशेषण पहचानना साथी। विशेषण आप बढ़िया से जान चुके हैं, मैंने पीछे भी बताया 4 होते हैं, क्योंकि विशेषण में 4 वर्ड आते हैं, इसका मतलब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीपीएस, एस, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे और इसका पीछे मैंने आपको मेंशन कर रखा है। चलिए आगे मैं बात करूं आपसे, संज्ञा कितने होते हैं साथी? तो 5 बताने वाले हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11 बताने वाले हैं। विशेषण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। बाकी और चीजों पे मैं आपको जल्दी ही इन चीजों पे आपको एक कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं साथी। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है सालों बाद उसका प्रवासी पति। देखिए विशेष और विशेषण 2 चीजें होती है साथी, यानी विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं साथी, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो क्या इसमें लौटा होगा, पति होगा, प्रवासी होगा, सालों होगा साथी? बताइएगा। चलिए तो देखिए कौन है यहाँ पे विशेष से, कौन है? पति दिख रहा है, ठीक है। इनकी विशेषता क्या बता रहा? प्रवासी। प्रवासी मतलब होता है जो अपने देश में नहीं रहता साथी, दूसरे देशों में रहता है, अर्थात दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में रहता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्रवासी कहते हैं। यानी दूर देश में उसका वास होता है, उसे प्रवासी कहते हैं। इसका मतलब वो प्रवासी विशेषण है एक साथी, है ना, विशेषण है। और इससे क्या बनेगा? प्रवास से बनेगा क्या? प्रवासी। और उसका यानी कि ये विशेषण है, और विशेष से क्या होगा? पति होगा। पति की विशेषता बता रहा है वो, इसका मतलब पति विशेष और प्रवासी विशेषण होगा। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट इसका आंसर बनने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं साथी अगला प्रश्न क्या है। कह रहा ब्रज भाषा का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन यानी पुराने समय में ब्रज भाषा को क्या कहा जाता था? क्या ये भरतपुरी थी? क्या ये ग्वालियरी थी? क्या ये सौरसेनी थी? क्या ये सूरसेन थी? आपको बताना है साथी, बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ब्रज भाषा मतलब साथी कहां पे? मथुरा वगैरह क्षेत्रों में जो बोली जाती है उनको तो हम क्या कहते हैं? ब्रज भाषा बोलते हैं। कई बार पूछ लेता है ब्रज भाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको बताना होगा साथी आगरा वाले क्षेत्र होते हैं, मथुरा वाले क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रज भाषा बोलते हैं। आपसे अगर पूछें कि ब्रज भाषा में ही कविता अपना करने वाला, यानी ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं करने वाले किसी कवि का नाम बताए, तो आप सूरदास को बताने वाले हैं साथी। सूरदास की रचनाएं अगर कहूं आपसे तो साहित्य लहरी हो गया, सूरसागर हो गया, सूर सरावली हो गया, ये सब उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं साथी। आगे मैं आपसे अगर बात करूं कि इसका जवाब क्या होगा, देखिए पहले ऑप्शन में लिख रखा क्या? ये सौरसेनी। तो सौरसेनी कोई भाषा नहीं है साथी, ये एक अपभ्रंश है। मैं अपभ्रंश की आपसे बात करूं तो अपभ्रंश सौरसेनी से कौन कौन से 2 तरीके की हिंदी विकास होता है, कौन कौन सा? तो अगर मैं बात करूं साथी कौन कौन से होते हैं, बताइएगा इसे मुझे, सौरसेनी से कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में। तो पश्चिमी होती है क्या? और राजस्थानी। पश्चिमी और राजस्थानी 2 तरीके की हिंदी का इससे विकास होता है साथी, सौरसेनी अपभ्रंश से। मैं इस पे आपको एक बढ़िया वीडियो देने वाला हूं साथी, किस अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ, और काफी ट्रिक के साथ भी ले आने वाला हूं साथी। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या ये सौरसेनी है? नहीं है सर, बिल्कुल भी ये सौरसेनी तो हो ही नहीं सकता। क्या ये भरतपुरी है क्या? नहीं है साथी, बिल्कुल भी नहीं है भरतपुरी। आगे ग्वालियरी की बात करूं, ग्वालियरी नहीं, कोई ये कोई भाषा नहीं साथी, यहाँ पे नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होगा? ये सूरसेन होगा। यानी ब्रज भाषा का प्राचीन आपसे नाम पूछा जाए साथी तो क्या बताएंगे आप? सूरसेन बोलेंगे। और आप बताइएगा साथी, ब्रज में बहुत सारी गायों को चराए थे कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। तो शाम के बेला जब गायों को चरा करके वापस ले आया जाता तो उस बेला को, उस समय को क्या कहते हैं साथी? बताइएगा। क्या उसे गोधुली कहते हैं? यस या नो आप कमेंट बॉक्स में बताइए साथी, क्या उसे गोधुली कहते हैं? बताइएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा साथी? बिल्कुल ही सही होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? क्या ये बिहारी भाषा की है? क्या ये राजस्थानी है? क्या ये पूर्वी है? क्या ये हिंदी पश्चिमी हिंदी की क्या ये पश्चिमी हिंदी की भाषा? बताइएगा। चलिए बिहारी के लिए मैंने आपको बताया था भैया, बस याद रखिए क्या? 2 MB 2 MB नेट कौन ले गया? बिहारी ले गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक से हो जाएगा मगही, एक से हो जाएगा मगही, एक से क्या हो जाएगा साथी? मैथिली हो जाएगा। एक बी का मतलब क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। और एक बी का मतलब क्या हो जाएगा? भोजपुरी। क्या हो जाएगा साथी? भोजपुरी हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थानी कह रहा है, तो राजस्थानी के लिए मैंने आपको बताया था 3MDH राजस्थानी मसाला। कौन सा साथी? 3MDH राजस्थानी मसाला।
इस बात को याद रखेंगे। 3MDH राजस्थानी मसाला। मैं आपसे बात करूं साथी, देख लेते हैं 3MDH राजस्थानी मसाला, यानी 1M का मतलब क्या होता है? मेवाती होता है साथी। क्या होता है? मेवाती। दूसरे का मतलब क्या होता है? मेवाड़ी। क्या होता है? मेवाड़ी। तीसरे का मतलब क्या होता है साथी? तो मारवाड़ी। क्या होता है? मारवाड़ी होता है। और मैं आपसे अब बात करूं, डी का मतलब क्या होता है? तो ढूंढाड़ी होता है साथी, ढूंढाड़ी। ठीक है। अगर आगे मैं आपसे बात करूं, एच का मतलब क्या होता है? तो हाड़ौती। क्या हो जाएगा साथी? हाड़ौती। ये होता है हमारा राजस्थानी मसाला वाला। ठीक है, यानी राजस्थानी भाषा की ये बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बात करूं साथी, तो ट्रिक रखेंगे याद, ABC मतलब हो जाएगा क्या? अवधि। अवधि हो जाएगा साथी। और क्या हो जाएगा? बघेली हो जाएगा। अवधि हो जाएगा, बघेली हो जाएगा। और सी का मतलब क्या हो जाएगा साथी? छत्तीसगढ़ी। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। क्या हमसे क्या पूछ रखा था साथी? तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ये पूर्वी हिंदी इसका एग्जैक्ट आंसर बनने वाला है, पूर्वी हिंदी। चलिए अगले प्रश्न की बात करूं तो कह रहा है कन्नड़ भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ भाषा आपने पढ़ा होगा, भारोपीय भाषा परिवार, कन्नड़ भाषा परिवार। तो इन भाषा परिवारों के बारे में समझते हैं। ये कह रहा है कि कन्नड़ भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? क्या ये देव भाषा है, क्या ये भारोपीय है, द्रविड़ है या आर्य है? साथी आपको बताना है। चलिए, तो एग्जैक्ट इसका आंसर बनेगा साथी क्या? द्रविड़ भाषा परिवार की। यानी साउथ में अगर हम बात करें साथी, तो ये किसमें आती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की ये है क्या? कन्नड़ है, कन्नड़ है। कहाँ बोली जाती है साथी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, बोडो कहाँ बोली जाती है, डोंगरी कहाँ बोली जाती है? आप मुझे बताएंगे साथी, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, किस राज्य में? आगे कह रहा वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? आपको बताना साथी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा इसको, पुल्लिंग कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसका मतलब 3 ऑप्शन में पुल्लिंग तो होंगे, एक ही होगा जो नहीं होगा साथी। देखिए, अ और प, च, ट, क, ख, ई। चलिए बताइएगा। तो अ और प साथी ये पुलिंग होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। च और ट भी पुलिंग होते हैं, तो हो नहीं सकते। क और ख भी, तो ये तो हो नहीं सकते। नहीं, ये हो नहीं सकता कि तुम्हारी याद ना आए, है ना? चलिए देखते हैं साथी। तो ऑप्शन सी में चलते हैं, ई और ई। ठीक है, बस आप याद रखिएगा, पूरे वर्णमाला की बात करें तो 2 ही ऐसे अक्षर हैं साथी जो क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। कौन? ह्रस्व ई और दीर्घ ई, यानी सिर्फ ई को याद रखते हैं। तो ई अगर याद है आप साथी, तो कहेंगे ये क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे कह रहा ह्रस्व ए, सॉरी ह्रस्व नहीं लिखा साथी, स्वर। कह रहा स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या ये कंठ तालव्य है, क्या ये दंतोष्ठ है, या ओष्ठ है, या कंठोष्ठ है? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में साथी बताइएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या रखा है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए देखते हैं साथी। तो आप समझिएगा कि हमारे मुख से जिस तरीके से भाषाओं का प्रयोग किया, जिस तरीके से अक्षरों का निकाला जाता है साथी, यानी अलग अलग जगहों से ओष्ठ से बोले जाने वाले कौन से होते हैं? जैसे प, फ, ब, भ, जैसे हम बोल रहे हैं साथी, तो ओष्ठ दोनों आपस में कह रहे हैं, टच हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं साथी। अगर मैं ओष्ठ की बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे? ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, प हो जाएगा साथी। और क्या होगा? यहाँ पे फ होगा, प, फ, ब होगा साथी, भ होगा, म होगा। ठीक है, प, फ, ब, भ, म हो गया, उ। तो ये सब क्या होते हैं साथी? ओष्ठ होते हैं। जरा बोलकर चेक करें तो क्या क्या ये ओठ को टच कर रहे हैं? हाँ साथी, बिल्कुल करेंगे। बोलिए, देखिए, प, फ, देखिए दोनों होस्ट, दोनों लिप्स जो हैं, अपर और डाउन वाले, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं साथी, बिना इनके टिस के। आप क्या ओठ एक को टच मत कराइए, बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे साथी। इसका मतलब दोनों ओस्ट टच होंगे तभी आप ओस्ट वालों को बोल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये चीज आपने करके चेक किया था साथी? उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो याद रख सकते हैं आप, यानी उ, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ होते हैं। अब देखिए कह रहा कि दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में एक ही आता साथी, उसको याद रखेंगे, वकारस्य दंतोष्ठम, इसको याद रखिएगा साथी। व जो होता है ये दंत और ओष्ठ दोनों का यूज करते हैं।
ठीक है, यानी दांत और ओष्ठ इन दोनों को हमारी जीभ टच करेगी साथी, तब आप इसको बोल सकते हैं। आगे कह रहा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब ऐसे होंगे साथी, जैसे मैं आपके बात करूं और मैं बात करूं आपसे साथी ई, ये दोनों मिलते हैं तो ए से एडी का निर्माण करते हैं साथी। किसका निर्माण करते हैं आप बताइएगा मुझे। ए से एडी का निर्माण करते हैं साथी। कौन कौन से मिलते हैं तो अ और कौन से ई। ठीक है, तो ये किसका निर्माण करेंगे साथी, तो ए का निर्माण करते हैं, आप बताइएगा। चलिए आगे, अब अगर मैं आपसे बात करूं, आगे मैं आपसे बात करूं साथी, अ और ए जो मिलते हैं, देखिए अ और ए मिलेंगे साथी तो ये अ का निर्माण करते हैं, अ का निर्माण करते हैं। तो जरा एक बात बताइए मुझे, इसको तो हमने पढ़ रखा है क्या, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसका मतलब जो होते हैं हमारे अ होते हैं और आ होता है क वर्ग, यानी क ख ग घ अंग। ठीक है साथी, ये क्या होते हैं हमारे, ये जो होते हैं हमारे साथी, ये क्या होते हैं, ये हमारे कंठ होते हैं। कौन से होते हैं, कंठ होते हैं। और ह भी होता है साथी, याद रखिएगा, ह ह। ठीक है, ये भी क्या होते हैं हमारे साथी, तो ये होते हैं हमारे कौन से, कंठ होते हैं। तो और इचु यसा नाम तालु, आपने याद किया होगा साथी, ई हो गया, ह्रस्व दीर्घ हो गया, च हो गया, छ हो गया साथी, ज हो गया, झ हो गया और य हो गया। ये सब क्या होते हैं साथी, तो ये सब जो होते हैं हमारे ये तालव्य होते हैं। और जब देखिए यहाँ पे कौन कौन, ए से एड़ी, ये हमने आपको बताया था, ये हमारे संयुक्त वर्ण है साथी, संयुक्त वर्ण है, यानी दो अन्य वर्णों के मिलने के योग से संयुक्त वर्ण बनते हैं। नाम से स्पष्ट, संयुक्त मतलब जोड़ करके बनाया गया साथी। इसका मतलब ये जो होते हैं हमारे, ये कौन से थे साथी, ये कंठ थे। अगर मैं आपसे बात करूं ये कौन थे तो साथी ये कंठ थे। ये कौन से थे, तालु थे। तो कंठ और तालु दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है साथी, कंठ तालव्य, यानी मतलब ये कंठ हो गए, ये तालु हो गए, ये दोनों आपस में मिलकर बने हैं, इसका मतलब ये कंठ तालव्य होगा साथी। ये कंठ तालव्य होंगे, ये भी क्या होंगे, कंठ तालव्य, क्योंकि ये वाला भी देखिए कहां से आ गया, ये आ गया। और इस तरीके से ये कौन से होंगे साथी, कंठ तालव्य। और इसी तरीके से मैं ओ की बात करूं आपके साथ ही, ओ कौन से होते हैं, तो अ और उ से मिलकर के बनता है हमारा क्या, उ। अ और उ से मिलकर ओ बनता है। और ये आपने देख रखा क्या साथी कि उ जो होते हैं हमारे, ये कौन से होते हैं, तो उ जो होते हैं ये ओष्ठ होते हैं साथी। क्या होते हैं, ये ओष्ठ होते हैं। तो ओष्ठ और किससे साथी मैं बात करूं, ये हमारे कंठ है तो ये कंठोष्ठ बन जाएगा। ओ और अ दोनों ही साथी क्या होते हैं, कंठोष्ठ होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा हमारा ए वाला बिल्कुल ही सही इसका जवाब होगा। चलिए अब ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है साथी, जो हमारे गद्यांश पर आधारित हैं। इस चीज को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। देखिए बड़ी ही आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं साथी, आप जवाब दीजिएगा। सुनिए क्या लिख रखा है, इसने मैं साइड होकर पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। देखिए कह रहा, अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि यह विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए हितकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंता का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी लाइन लिख रखा साथी, इस पर लोगों को अवेयर होना चाहिए, जागरूक लोगों को करना चाहिए कि इन चीजों से लोग अवेयर हों, ताकि अभी भी जहां पर शिक्षा का प्रभाव नहीं पहुंच चुका साथी, दूर दराज अगर मैं गांव की बात करूं साथी, अभी भी एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वहां तक सही तरीके से नहीं पहुंचा, इसीलिए तो हमारी लिटरेसी रेट बहुत अच्छी अभी नहीं कह सकते हैं साथी। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर भी लोगों को आज टेलीफोन के माध्यम से, यानी कि मोबाइल फोन के माध्यम से बहुत सारी चीजें लोगों को अवेयर की भी जा रही है साथी, और इसको और भी करना चाहिए ताकि सारे लोग इन चीजों को जाने और इस चीजों पर रोक लगाई जाए साथी। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो है ये बहुत बड़ा ही ये फैक्टर है साथी, समाज में बहुत तरीके की कुरीतियों के लिए। तो आज देखते हैं साथी, इस पे कौन कौन से हमारे सामने क्वेश्चन इसने पूछ रखा है। पहले मैं कह रहा कि आज मनोरंजन का सबसे बड़ा संकट क्या है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है साथी, बताना आपको। क्या मनोरंजन है, रोजगार है, गरीबी है, जनसंख्या है? आपने पीछे ही पढ़कर आया साथी, क्या जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या सबसे बड़ी संकट है साथी। हमारे दो के कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्या होता क्या है साथी, एजुकेशन सिस्टम नहीं होने की वजह से, चलो भगवान ने दिया है सारी सिस्टम चलेगी ही,
वही जिलाएंगे खिलाएंगे नहीं साथी, ये आप अवेयर हुई जानिए, ये आप समाज को एक किस दिशा में ले जा रहे हैं साथी, इस बात पर लोगों को जागरूक करने की बात है, लोगों में समझ बढ़ाने की जरूरत है साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रौढ़ का अर्थ बताइए, क्या अपरिपक्व होता है, अनुभवहीन होता है, या वयस्क, या फिर होता है असक्त। आपने प्रौढ़ शिक्षा का नाम सुना होगा साथी। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो वयस्क लोग होते हैं, आज भी अपने एजुकेशन सिस्टम से दूर है, यानी शिक्षा से दूर है साथी, तो सरकार ने उनके लिए ये चीजें लाई थी कि उन लोगों को भी शिक्षा दिया जाए, उन लोगों को भी जागरूक किया जाए, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए स्वयं खड़े हो सकें साथी। इसलिए क्या प्रौढ़ शिक्षा का प्रयोजन किया गया सरकार द्वारा। और प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, वयस्क। क्या होता है साथी, वयस्क होता है किसी कारणवश जो लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब भी उनके पास सरकार अवसर दे रही है कि आप भी शिक्षित हो, अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर सकें साथी, लड़ सकें लोगों से, क्योंकि अधिकार बहुत बार ऐसे होते हैं साथी बिना लड़े आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए ये क्या होगा, इसका ऑप्शन सही होगा वयस्क। क्या होगा साथी, वयस्क होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है, अर्थात उपाय का अर्थ इनमें से क्या नहीं है। क्या तरकीब, युक्ति, साधन, या फिर विलक्षण साथी, बताइएगा। तो तरकीब का मतलब भी वही होता है भैया, कोई तरकीब किया जाए, कोई उपाय सोचा जाए, युक्ति कोई साधन लाया जाए, कोई युक्ति किया जाए, साधन, ये तीनों ही एक ही शब्द अर्थात उपाय से संबंधित है साथी, लेकिन विलक्षण नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल ही सही, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए तो साथी आज हमने आपसे कहा था कि हमारे पास 25 प्रश्न हैं और 25 के 25 प्रश्न अपने आप में एक दमदार थे साथी, एक अच्छे लेवल के थे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा साथी, ईमानदारी से आप अपने स्कोर को लिखिएगा। और इसी के साथ हम लोग फिर पुनः कल एक नए तरीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं साथी। और हमने बताया आपको पहले कि प्रीवियस ईयर को पूरी तरीके से निचोड़ा जा रहा है साथी, एक प्रॉपर टीम बैठी हुई है साथी, इसके लिए अलग अलग तरीके जितने भी क्वेश्चन आए उनको छांट कर उनको ले आना, बहुत ही मेहनत किया जा रहा साथी। इसलिए आप एक बार अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करें साथी, अपने दोस्तों के पास, उस हर पढ़ने वाले बच्चे के पास पहुंचाइए, क्योंकि साथी सबका विकास सबका साथ, इस बात को आप ध्यान में रखिए साथी। और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं साथी, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।